myself Reenu Shukla from Government Ramchandra Khitan Polytechnic College, Department of Computer Science and Engineering, and our subject Computer Networks, Unit 2, Network Layer. And in this we are discussing the topic routing algorithms. So in this routing algorithms, we will discuss the specific topic 2.2.4, that is hierarchical routing. As we have earlier discussed about what is routing algorithm and types of routing algorithms and different types of shortest path routing, Dijkstra's routing algorithm, distance factor routing algorithms. So after discussing all these routing algorithms, now we will discuss the hierarchical routing. Now, what were the problems in normal routing tables और normal routers? तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम नॉर्मल राउटिंग एल्गोरिथम्स काम में ले रहे थे, तो राउटर्स क्या करते हैं, उसमें हमारे राउटिंग टेबल्स मेंटेन करके रखते हैं. तो राउटिंग टेबल में देखकर राउटर अपने जो डेटा पैकेट को है उस वाले आउटगोइंग लिंक पे उसको फॉरवर्ड कर देता है. जब भी राउटर के पास कोई डेटा पैकेट आता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी राउटिंग टेबल में जाएगा, उसमें देखेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं लुकअप. वहाँ पे देखकर फिर वो देखेगा इसको किस वाले लिंक पे इसको आगे फॉरवर्ड करना है. फिर वो वाला लिंक वो चेक करके राउटिंग टेबल में से उस वाले लिंक पे उस वाले डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है. तो ये नॉर्मली काम होता है राउटर का. अब क्या होती है बात, जैसे जैसे हमारा नेटवर्क ग्रो करता है, सिस्टम्स में हमारे जो नेटवर्क के अंदर और सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, तो हमारी राउटिंग टेबल भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी. क्योंकि जैसे जैसे हमारे सिस्टम बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, उनके बारे में सबकी एक एक एंट्री होती जाएगी. तो ऐसे एंट्री होते होते तो काफ़ी सारा बड़ा राउटिंग टेबल हमारा बन जाता है. तब इस राउटिंग टेबल जब आपकी इतनी बड़ी हो गई तो उसको देखने में भी ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा. एक छोटी जगह से किसी चीज़ को सर्च करो और एक बड़ी जगह से किसी चीज़ को सर्च करो, तो ऑब्वियसली जहाँ पे बड़ी जगह पे आपको सर्च करने में टाइम ज़्यादा लगेगा. तो सिमिलरली आपका जो CPU टाइम है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको स्कैन करनी पड़ती है पूरी टेबल. इससे क्या होगी, आपकी बैंडविड्थ यूसेज बढ़ेगी, आपका एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा. तो ये कुछ फ्लॉज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अकर हो रही थी नॉर्मल राउटिंग एल्गोरिथम्स काम में लेने पे. अब क्या होता है, कई बार राउटिंग टेबल इतनी बड़ी बन जाती है कि उसमें और ऐड करना पॉसिबल नहीं होता. एट अ सर्टेन पॉइंट द नेटवर्क में ग्रो टू द पॉइंट वेयर इट इज़ नो लॉन्गर फिजिबल फॉर एवरी राउटर टू हैव एन एंट्री फॉर एवरी अदर राउटर. तो राउटर के लिए फिजिबल नहीं हो पाता है कि वो और एंट्रीज कर सके. तो इससे क्या होगा, हम वो जो राउटर है उसको रूट नहीं कर पाएगा. तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई. तो क्या किया जाता है, राउटिंग को हायरार्किकल फॉर्म में किया जाता है. हायरार्किकल फॉर्म में जैसे अपन टेलीफोन नेटवर्क होता है हमारा, एक सबसे बड़े लेवल पे होता है, कंट्री लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर सिटी लेवल पे. तो इस तरह से अपन ने क्या किया, उसको हायरार्की में डिवाइड कर दिया, उसको सब डिवाइड कर दिया, ग्रुपिज्म बना दिया. मतलब ये ग्रुप हो गया, फिर इससे एक बड़ा हो गया, देन उससे भी एक बड़ा हो गया, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. उसको क्या बोलते हैं अपन, हायरार्की. ठीक है. अब हायरार्किकल राउटिंग में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे राउटर्स होते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको क्या कहा जाता है, रीजन. देखिए आप लोग ये डायग्राम देखिए, इनमें ये जो 1A 1B 1C 2A 2B 2C, इसको में जो ये सर्कल्स बने हुए हैं, इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए. इसको भूल जाने के बाद आप देखो ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है. इस नेटवर्क में कितने राउटर्स है, 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 3A 3B 4B. आप रीजंस को नहीं देखिए, आप सिंपल क्या देखिए, ये इतने सारे राउटर्स कनेक्टेड है. अब क्या होगा, हमारे नॉर्मल जो राउटिंग होगी उसमें जो अगर सपोज आपको 1A की राउटिंग टेबल जो होगी, एक ये जो 1A राउटर बना हुआ है, इसकी जो राउटिंग टेबल में सारे जितने भी राउटर्स हैं उनकी एंट्रीज़ होगी. 1B पे कैसे जाएगा, 1C पे कैसे जाएगा, 2A पे कैसे जाएगा, 2B पे कैसे जाएगा, 2C पे कैसे जाएगा. तो सारी टेबल्स की एंट्री होगी अगर अपन नॉर्मल राउटिंग एल्गोरिथम काम में लेते हैं. पर जब अपन हायरार्किकल राउटिंग काम में लेते हैं तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप्स बना दिए. आप देखिए एक ग्रुप के अंदर 1A 1B 1C आ रहा है, एक ग्रुप के अंदर 2A 2B 2C 2D आ रहा है. तो हमने क्या कर दिया, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं अपन, रीजन्स. तो इसमें क्या होता है, हर राउटर को सिर्फ अपने रीजन की इन्फॉर्मेशन स्टोर के रखनी होती है, खुद की और अपने रीजन की इन्फॉर्मेशन. बाकी के रीजन के राउटर से उसको कोई मतलब नहीं होता है. ऐसा किस में होता है, हायरार्किकल राउटिंग में. फॉर एग्जाम्पल आप दोबारा देखिए, जो 1A जो राउटर है उसको 1B के बारे में पता होना चाहिए और 1C के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. उसको 2A से कोई मतलब नहीं है, 2B से कोई मतलब नहीं है, 2C से कोई मतलब नहीं है, 2D से कोई मतलब. सिमिलरली 3A से कोई मतलब नहीं है, 3B से एंड सो ऑन. उसको सिर्फ अपने रीजन की राउटर से मतलब है.
तो हायरार्किकल राउटिंग में ऐसा होता है, ठीक है। अब ये ऐसा ज़रूरी क्यों है, ग्रुप्स में डिवाइड करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एक एक के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने पे हमारी राउटिंग टेबल बढ़ती जाएगी। कैसे, अभी मैं एग्जांपल में के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो व्हेन डिफरेंट नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड इट इज़ नेचुरल टू रिगार्ड ईच वन एज अ सेपरेट रीज़न। अब सपोज 2 राउटर्स और आके कनेक्ट हो गए तो उन राउटर्स को एक अलग रीज़न बना दिया जाएगा कि अब जितने भी नए आएंगे वो अलग रीज़न में होंगे, जो पुराने बन चुके हैं रीजन्स उसमें कनेक्ट नहीं होंगे। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल में हमारे 5 रीजन्स बने हुए हैं, रीज़न 1, रीज़न 2, रीज़न 3, 4 और 5 रीजन्स बने हुए हैं। कैसे बने, आप कुछ देर के लिए रीजन्स भूल जाइए। जब अपन नॉर्मल राउटिंग एल्गोरिथम काम में ले रहे थे तो ये सर्कल्स को अगर अपन हटाएंगे अपनी मेमोरी में से तो 1A 1B 1C 2A 2B 2C ये हमें राउटर्स मिल रहे हैं। तो जब हमारे पास हायरार्किकल राउटिंग अपन काम में नहीं ले रहे हैं तो आप देखिए राउटिंग टेबल 1A की बनी हुई है। ये सामने बी साइड पे देखिए राउटिंग टेबल बनी हुई है 1A की। यहाँ पे लाइन का क्या मतलब है कि कौन सा उसका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है, ठीक है। डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, कहाँ पे उसको पहुँचना है। हॉप का मतलब है उसका वेट कितना है, हॉप का मतलब नंबर ऑफ़ राउटर्स बीच में, नंबर ऑफ़ लिंक्स कितने बीच में आ रहे हैं, हॉप्स का मतलब ये है। अब देखिए हमारी 1A की राउटिंग टेबल बनी हुई है, उसमें डेस्टिनेशन देखिए क्या है 1A है, मतलब 1A से आपको 1A पे पहुंचना है। तो 1A से 1A पे पहुंचने के लिए 9 की भी ज़रूरत नहीं है और हॉप की भी ज़रूरत नहीं, तो डैश डैश लगा हुआ है। अब आपको क्या है 1A से 1B पे पहुंचना है। तो अब 1A से 1B पे पहुंचने पे आपको कौन सी लाइन पे फॉरवर्ड करेगा, 1A से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं, 1B और 1C, 2 ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब 1A या तो 1B भी फॉरवर्ड कर सकता है या फिर 1C को फॉरवर्ड कर सकता है, 2 ही है। तो उसको 1B पे जाने के लिए उसको 1B पे ही फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और हॉप कितने आ रहे हैं, लिंक कितना आ रहा है 1, तो 1 की एंट्री है। सिमिलरली 1A से आपको 1C पे जाना है, तो 1A से 1C पे जाने के लिए आपको 1C के थ्रू जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, और नंबर ऑफ़ लिंक्स कितने हैं 1। अब आगे वाली बात समझने की है कि आपको 1A से कहाँ जाना है, 2A पे जाना है। तो 1A से 2A पे जाने के लिए आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, या तो 1B से या 1C से। तो अपन ने चूज़ क्या किया, 1B चूज़ किया। अब नंबर ऑफ़ लिंक्स देखो कितने आएंगे, 2 आ रहे हैं। कैसे, 1A से 1B एक लिंक हो गया, 1B से 2A एक लिंक हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए, 2 हो गए। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपको 1A से जाना है 3A पे, 1A से 3A पे जाने के लिए आपको एक तो रास्ता है 1A से 1B पे जाओगे या 1A से 1C के। तो इसमें देखो 3A पे जाने के लिए क्या लाइन दे रखी है, 1C। 3A पे देखिए डेस्टिनेशन हमारा है 3A, तो उस पर क्या दे रखी है, 1C दे रखी है। तो 1C के थ्रू आप जाओगे तो आपको कितने नंबर ऑफ़ लिंक्स आएंगे, 3 आएंगे। 1A से 1C एक लिंक हो गया, 1C से 3B 1 लिंक हो गया, और 3B से 3A 1 लिंक हो गया। टोटल कितने लिंक्स हो गए, 3। अगर अपन इसको 1A से 1B की, अगर जो हमारा लाइन 1B होता तो क्या होता, 1A से 1B 1, 1B से 1C 2, 1C से 3B 3, 3B से 3A 4, टोटल कितने हो गए 4। तो अब हमें जब अपन 1B से जाते हैं तो हमारे 4 हॉप्स आते हैं, और जब हम अपन 1C से जाते हैं तो हमारे 3 हॉप्स आते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फॉलो करेंगे। अगर हमें किसी रास्ते से जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने में एक रास्ते पे, और दूसरे रास्ते में अपन को 1 घंटा लग रहा है, तो ऑब्वियसली अपन 1 घंटे वाले पे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो 2 घंटे वाले रास्ते पे। सिमिलरली जो आपके राउटर्स भी जो होते हैं डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं, तो वही देखते हैं कि किस में सबसे कम टाइम लग रहा है, तो कितने नंबर ऑफ़ हॉप्स बीच में आ रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ हॉप्स बीच में आएंगे तो उसमें उसको राउटिंग टेबल में भी बार बार में उसको देखना पड़ेगा। हर राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा, तो राउटिंग टेबल को देखने में जितना टाइम लगेगा वो पूरे टाइम ऐड हो रहा है, तो CPU टाइम बढ़ता जा रहा है। और अपन क्या चाहते हैं, हमारी जल्दी से जल्दी डेटा पैकेट पहुंच जाए, हमारा जो ट्रांसमिशन है बहुत फास्ट हो, अपन ये चाहते हैं। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं। अब आपको सपोज़ 1A से कहाँ जाना है, 5A पे जाना है, तो 1A से 5A जाने पे आप देखिए जो लाइन दे रखी है वो 1C दे रखी है, मतलब आप 1C के थ्रू जाओ, और नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कैसे, आप देखिए 5A पे जाने के लिए 1A से 1C एक लिंक हो गया, 1C से 3B 2, 3B से 4A 3, और 4A से 5A 4 हो गया। तो टोटल देखिए आप, अगर आपको 1A से पहुंचना है 5A पे तो आपको 1C से जाना पड़ेगा, और हमारे नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आ गए, 4 आ गए। ऐसे सिमिलरली सो ऑन। तो ये तो उस केस में है जब हम अपन हायरार्किकल राउटिंग काम में नहीं ले रहे हैं। तो आप देखिए 1A की राउटिंग टेबल कितनी बड़ी हो गई, कितनी ना सारी एंट्रीज़ है, 1A 1B 1C 2A 2B 2C एंड सो ऑन, इतनी सारी एंट्रीज़ है। अगर सपोज इसमें और राउटर्स कनेक्ट होते गए तो ये राउटिंग टेबल क्या होती, बढ़ती जाएगी एंड सो ऑन। तो राउटिंग टेबल बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, उसको देखने में टाइम लगेगा, उसको लुकअप करने में टाइम लगेगा। हर राउटर पे इतनी बड़ी बड़ी टेबल होगी तो उसको देखने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा।
तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या आई, हमारे हायरार्किकल राउटिंग आई। हायरार्किकल राउटिंग में क्या किया, हमने ग्रुप्स बना दिए कि ये राउटर्स के ग्रुप हो गए, ये वाले राउटर्स के ग्रुप हो गए। तो जैसे रीजन 1 बना दिया, रीजन 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, 5 बना दिया। ऐसे अपन ने क्या कर दिए, रीजन्स बना दिए गए। अब रीजन्स बनाने के बाद देखिए इसमें क्या होगा, जो हर राउटर है सिर्फ अपने रीजन के राउटर्स के इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, बाकी के रीजन्स की राउटर की इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करके नहीं रखेगा। वो सिंपल क्या याद रखेगा, कौन से रीजन पे इसको फॉरवर्ड करना है। अब आप देखिए 1A से आपको 1A पे जाना है तो लाइन डैश हॉप डैश, क्योंकि आपको 1A से 1 पे जाना है तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, कोई हॉप बीच में नहीं आएगा, तो वो डैश है। अब आपको 1A से 1B पे जाना है तो आप 1B के थ्रू जाइए, सिमिलरली 1 हॉप आएगा, 1A से 1B 1 हॉप हो गया। फिर आपको 1A से 1C पे जाना है तो 1C के थ्रू जाओगे आप, और हॉप कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए अगर आपको 1A से रीजन 2 पे जाना है, अब उसको रीजन 2A 2B 2C 2D इनसे कोई मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है, कहाँ पे जाना है मुझे, तुमको रीजन 2 पे भी भेज देगा। 2 पे जाने के बाद वो क्या करेगा, जो ये 2A होगा उसको 2D पे जाना है या 2C पे जाना है या 2B पे जाना है, वो कौन डिसाइड करेगा, 2A डिसाइड करेगा। क्योंकि हर जो राउटर है अपने रीजन की इन्फॉर्मेशन तो स्टोर करके रखेगा ना। अपन ने ये बात डिस्कस करी ना कि हर जो रीज़न की जो भी राउटर्स है वो अपने बारे में तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे, पर दूसरे रीज़न के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखेंगे। वो सिंपल इतना याद रखेंगे कि उस रीज़न पे कैसे पहुंचना है। तो देखो एंट्री करी हुई है, रीज़न 2 पे पहुंचने के लिए आपको लाइन किससे जाना पड़ेगा, 1B से जाना पड़ेगा। और नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आ गए, 2। 1A से 1B 1 हॉप हो गया, और 1B से 2A कितना हो गया, 2 हॉप हो गया। तो नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने हो गए, 2। तो डेस्टिनेशन क्या है अपना, 2 है। रीज़न 2 पे पहुंचने के लिए आपको ये रीज़न लिखा हुआ है, 2 का मतलब है रीज़न 2, तो आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, 1B से जाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने हो गए, 2 हो गए। सिमिलरली अगर आपको रीज़न 3 पे जाना है तो रीज़न 3 पे जाने के लिए आपको देखिए आपकी जो है आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, 1C के थ्रू जाना पड़ेगा। 1C से जब जाएंगे तो नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आएंगे, अगेन 2 आएंगे। 1A से 1C 1, 1C से 3B क्या हो गया हमारा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने हो गए, 2। अब जब अपन सपोज आपको भेजना किसको है डेटा, 1A को भेजना किसको है, 3A को भेजना है, तो ये तो वो क्या करेगा, सिंपल रीज़न देखेगा 3, वो 3 में भेज देगा। 3 पे भेजने के बाद 3B को मिलेगा आपका डेटा, और 3B अपनी टेबल में देखेगा कि 3A पे कैसे जाएंगे, तो 3A पे टेबल में देख के वो 3A को अपना डेटा फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, आप तो डाल रहे हो कि 1A डाल तो ये रहा है कि मुझे जाना है 3A पे, पर 3A की एंट्री तो ही नहीं है हमारे पास तो किसकी एंट्री है, 3 की एंट्री है, रीज़न 3 की एंट्री है। तो रीज़न 3 पे वो 3B के पास पहुंचा देगा आपका डेटा, और 3B से आपको पहुंचाना है 3A पे, ये कौन पहुंचाएगा, 3B। अब 1A के पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखेगा, 1A ने तो अपनी टेबल को छोटा कर दिया, उसने तो रीजन्स आपके रीजन्स स्टोर करके रखे हैं। रीजन्स के अंदर जो राउटर्स है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखी है। ठीक है, अब आपको 1A से जाना है रीज़न 4 पे, तो उसमें भी आपको रास्ता कौन सा अपनाना पड़ेगा, 1C के थ्रू जाना पड़ेगा। और नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आ गए, 3 आ गए। देख लीजिए 1A से 1C 1 हो गया, 1C से 3B 2 हो गया, 3B से 4B कितना हो गया, 3 हो गया। तो नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आ गए अपने, 3 आ गए। सिमिलरली आपको 1A से जाना है रीज़न 5 के ऊपर, तो आपको किस रास्ते से जाना पड़ेगा, 1C से जाना पड़ेगा। 1C से जाओगे आप तो नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आ गए, 1A से 1C 1, 1C से 3B 2, 3B से 4B 3, 4B से 5A 4। तो नंबर ऑफ़ हॉप्स कितने आ गए, 4। ये अपनी है हायरार्किकल टेबल और ये हमारी फुल टेबल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि जब अपन नॉर्मल राउटिंग एल्गोरिथम काम में ले रहे थे तो उसमें जितने भी नेटवर्क में जितने भी राउटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो टेबल देखिए कितनी बड़ी हो गई, और तो इससे टेबल देखने जब हमारी टेबल बढ़ती जाएगी तो हमारा CPU टाइम बढ़ेगा, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा बार बार में कि जब उसको सपोज डेटा आगे फॉरवर्ड करना है तो वो टेबल को देखेगा फिर फॉरवर्ड करेगा, तो टेबल को देखने में टाइम लगेगा, इससे हमारा CPU टाइम बढ़ता जा रहा है ना। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी आई हायरार्किकल राउटिंग। हायरार्किकल राउटिंग ने क्या किया, रीजन्स में डिवाइड कर दिया, और जो रीजन्स की राउटर है सिर्फ अपने रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, बाकी के रीजन के बारे में वो क्या करते हैं, 2 पे भेजना है, 3 पे भेजना है, 4 पे भेजना है, 5 पे भेजना है, इन पे भेजना है। उसको ये नहीं मतलब कि 2 में 2A के पास भेजना है या 2B के पास भेजना है, वो 2A वाला भेज देगा, वो 5A वाला भेज देगा। उसको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 2 को भेजना है। 2 के पास जैसे 2A के पास रिसीव होगा ना, तो 2A अपनी टेबल में देखेगा कि 2D पे कैसे पहुंचा जा सकता है, तो उसने देखकर वो उसको फॉरवर्ड कर देगा।
आई समझ बात। द थिंग इज़ रीज़न, अपने रीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, बाकी के लोगों के बारे में अपन को जानकारी नहीं रखनी है। ये ऐसा है हायरार्किकल टेबल के अंदर, ये हमारी इस प्रोसेस को बोलते हैं हायरार्किकल राउटिंग। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।